डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डियर, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टीएल स्लॉट के एमसीक्यू क्वेश्चन को। और इससे पहले हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। और डियर ये बता दें कि टीएल स्लॉट द वेस्टलैंड जो है ना, ये आपका झारखंड पीजीटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग है और ये आपका स्कोरिंग टॉपिक है। तो चलिए हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द लाइन एंड द डेड ट्री गिवन नो शेल्टर द crickets no relief appears in which of the flowing works of T.S. Eliot। तो डियर ये जो quotation है ना, and the dead tree given no shelter the crickets no relief, ये किस से लिया गया है? तो याद रखिएगा ये जो quotation है आपका, इस quotation को आप याद रखिएगा कि ये आपका द वेस्टलैंड से लिया गया है, यानी T.S. Eliot का जो वेस्टलैंड है उससे लिया गया है। ठीक है, वेस्टलैंड जो है डियर ये एक लॉन्ग पोएम है जो कि T.S. Eliot के द्वारा है, जो कि पब्लिश हुआ था 1922 में। सबसे पहले ये लंदन में पब्लिश हुआ था इन द क्रिटेरियन में। तो याद रखिएगा किस में पब्लिश हुआ था? लंदन में, इन द क्रिटेरियन मैगजीन में। फिर बाद में ये न्यूयॉर्क सिटी में पब्लिश हुआ था इन द डायल में। ठीक है, तो अक्टूबर में क्रिटेरियन में हुआ था, फिर डायल में नवंबर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इसमें 434 यहाँ पे गलती से हो गया डियर, यहाँ 434 लाइन्स होगा, क्योंकि जो इस आपका वेस्टलैंड है ना, ये बहुत ही लॉन्ग पोएम था जिसको कि एडिट किया गया, और अभी इसमें 434 लाइन्स है। और ये डेडिकेटेड किया गया है इसका फेलो पोएट इजरा पॉन्ड, क्योंकि इजरा पॉन्ड कौन है? इजरा पॉन्ड जो है एडिटर है आपका किसका? द वेस्टलैंड का, ये भी याद रखिएगा। और ये जो वेस्टलैंड है वो एक्सप्रेस करता है वो कंडीशन को जो आफ्टर द वर्ल्ड वार का था, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इमोशन ऑफ आर्ट इज इम्पर्सनल एंड द poet cannot reach this impersonality without surrendering himself wholly to the work to be done। Where do we find this line? तो डियर ये लाइन किससे लिया गया है? तो याद रखिएगा, आप इसका कुछ कीवर्ड को याद रखिएगा डियर, जैसे इमोशन ऑफ आर्ट इज़ इम्पर्सनल, जहाँ आर्ट की बात आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कीवर्ड को याद करके आप पूरे सेंटेंस को याद कर सकते हैं। तो डियर देखिए यहाँ पे इम्पर्सनल, इम्पर्सनलिटी 2 बार यूज़ हुआ है, तो इस तरीके से का ये कीवर्ड को चुनकर ये आप पूरी कोटेशन को याद रख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो कोटेशन है आपका ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट से लिया गया है। तो ये डियर एक ऐसे है जो कि T.S. Eliot के द्वारा लिखा गया है, जो कि पब्लिश हुआ था इगोइस्ट में 1919 में। फिर बाद में ये पब्लिश हुआ था फर्स्ट बुक ऑफ क्रिटिसिज्म द सैक्रेड वुड में 1920 में, याद रखिएगा। ये अवेलेबल है आपका Eliot सेलेक्टेड प्रोज एंड सेलेक्टेड एसे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच वर्क डू वी फाइंड द फ्लोइंग स्टेटमेंट द माइंड ऑफ द पोएट इज सेड ऑफ प्लेटिनम। तो डियर ये जो कोटेशन है वो किससे लिया गया है? द होलो मैन, फोर क्वार्टेट्स, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। तो डियर ये जो कोटेशन है माइंड ऑफ द पोएट इज सेड ऑफ प्लेटिनम, ये ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट से लिया गया है, याद रखिएगा। तो डियर इसके बारे में सेम चीज़ है जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, इन विच वर्क डू वी फाइंड द लाइन्स द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज ए कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस ए कंटिन्यूअल एक्सटेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो डियर ये कोटेशन कहाँ से लिया गया? होलोमैन से, फोर क्वार्टेट से, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट से, या हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम से। तो याद रखिएगा डियर ये कोटेशन आपका ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट से लिया गया है। डियर ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस पोएम है, जिससे कि अधिकतर क्वेश्चंस पूछा जाता है और कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो कोटेशन है आपका ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट से लिया गया है, ये याद रखिएगा। और बाकी इसके बारे में सेम इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, Where was Eliot's The Love Song of J. Alfred Prufrock first published? Dear Love Song of J. Alfred Prufrock, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका T.S. Eliot का। तो ये किसमें सबसे पहले पब्लिश हुआ है? तो याद रखिएगा पोएट्री मैगजीन में पब्लिश हुआ है सबसे पहले। तो देख लीजिए पोएट्री मैगजीन में ये आपका पब्लिश हुआ है जून 1950 में। इशू पोएट्री ए मैगजीन ऑफ वर्ड्स एट द इंस्टिगेशन ऑफ इजरा पॉन्ड।
It was later printed as a part of 12-poem pamphlet titled Prufrock and Other Observation in 1917. Next question है question number 26. The business of the poet is not to find new emotions but to use the ordinary ones and in working them into poetry to express feelings which are not in actual emotions at all. T.S. Lord sees this in which of this text. तो डियर ये जो पार्टीशन है ये किससे लिया, किस में बोला गया है, किस में मिला है? ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, मेटाफिजिकल पोएट्स, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। तो याद रखिएगा डियर ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट से ये क्वार्टेशन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फ्लोइंग एशे बाय टी इज लॉट क्रोनोलॉजिकली, मेटाफिजिकल पोएट, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, हैमलेट हिज प्रॉब्लम्स, होमस टू जॉन ड्राइडन। तो डियर सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे BCAD मतलब सबसे पहले ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल बाय T.S. Eliot 1919 का है। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम बाय T.S. Eliot 1920 का है। मेटाफिजिकल पोएट बाय T.S. Eliot 1921 का है एंड होमस टू जॉन ड्राइडन ये 94 का है। तो याद रखिएगा क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। द पोएट्स माइंड इज इन फैक्ट receptacle for sacking and storing of numberless feelings, phrases, images, which remain there until all the particles which can unite to form a new compound are present together. तो डियर ये जो पार्टीशन है कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा ये T.S. Eliot ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट से लिया गया है। अभी हम लोग T.S. Eliot के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग T.S. Eliot पे टिक कर सकते हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम में आएगा तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो इसलिए क्या कीजिए कि आप लोग इसके कीवर्ड को याद रखिएगा, कुछ कुछ कीवर्ड को, जिससे कि आप उस क्वाटेशन को याद करने में ईजी पड़े। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पोएट्स माइंड इज़ इन फैक्ट रिसेप्टेकल फॉर शेकिंग एंड स्टोरिंग अप। तो यहाँ पे आप ये कीवर्ड को लेके चल सकते हैं, ठीक है, पूरी आप क्वाटेशन को याद करने के लिए या पूरे टेक्स्ट को याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, क्वेश्चन नंबर 29। विच क्रिटिक्स वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द ग्रेटनेस ऑफ लिटरेचर कैन नॉट बी जज स्लोली बाय लिटरेरी स्टैंडर्ड्स। Now we must remember that whether it is literature or not can be determined on by literary standards. तो डियर ऑब्वियसली हम लोग T.S. Eliot का पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर T.S. Eliot हो जाएगा, लेकिन ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपके लिए हार्ड हो जाएगा। इसलिए आप याद रखिएगा कि ये जो ओपिनियन किसका है तो T.S. Eliot का है कि ग्रेटनेस ऑफ लिटरेचर कैन नॉट बी जज स्लोली बाय लिटरेरी स्टैंडर्ड्स। नाउ वी मस्ट रिमेंबर दैट वेदर इट इज़ लिटरेचर or not can be determined or by literary standards. Next question है क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है डियर। विच पोएम बाय T.S. Eliot प्रेजेंट द थॉट्स ऑफ एन ओल्ड मैन इन ए ड्राई मंथ। तो डियर ये जो आपका थॉट्स है एन ओल्ड मैन इन ए ड्राई मंथ ये कहाँ से लिया गया? तो डियर ओल्ड मैन से याद रखिएगा जिरोन्सियन, क्योंकि जिरोन्सियन में ही आपका ओल्ड मैन का जिक्र है, ठीक है। ओल्ड मैन इन ए ड्राई मंथ, द टाइटल जिरोन्सियन मीन्स इन ग्रीक में इसका मतलब क्या होता है? लिटिल ओल्ड मैन होता है। डियर ये जिरोन्सियन जो वर्ड है ना इसका मतलब ग्रीक में लिटिल ओल्ड मैन होता है। एंड द पोएम, ये पोएम कैसा है? तो याद रखिएगा ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो डियर अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम ऐसे MCQ क्वेश्चंस ला रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है।